प्रोग्राम ट्रस्ट एंड टैक्स विद खालिद महमूद के साथ मैं हूं फैज़ान आरिफ। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने कैपिटल गेन टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, बाय टू लेट प्रॉपर्टी और बाय टू लेट इनकॉर्पोरेशन के बारे में बड़ी तफसील से बातचीत की थी। हमारे माहिर चार्टर्ड टैक्स एडवाइज़र जनाब खालिद महमूद साहब, जो कि अपने शोबे के क्वालिफाइड प्रोफेशनल हैं, उन्होंने आपको बहुत ही मुफीद मालूमात दी और इन मालूमात की रोशनी में हमें जो फ़ीडबैक मिला उसके लिए भी हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर खालिद महमूद CTA टाइप करें तो आपको हमारे पिछले प्रोग्राम्स की तफसील भी मिल जाएगी। और इस सिलसिले में अगर आप हमें कोई मशवरा तजवीज़ देना चाहते हैं तो हमारा ईमेल एड्रेस आपको टेलीविज़न की स्क्रीन पर नज़र आता है, उसके ज़रिए से भी आप अपनी बात हम तक पहुँचा सकते हैं। आज का प्रोग्राम बड़ा ख़ास प्रोग्राम है। आज हम बात करेंगे ट्रस्ट एंड विल्स के बारे में। बड़ा अहम मौजू है और इसका जो टैक्स प्लानिंग है उससे बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। और बग़ैर वक्त ज़ाय किए चलते हैं ट्रस्ट एंड विल्स की तरफ और खालिद साहब से पूछेंगे। खालिद साहब, थोड़ा सा हमें एजुकेट करें, थोड़ा सा हमें अपडेट करें कि ये जो विल है, जब कोई शख्स अपनी वसीयत लिखवाता है या कोई भी फ़र्द अपनी वसीयत अपनी ज़िंदगी में लिखवाता है, तो इसकी क्या अहमियत क्या है टैक्स प्लानिंग के सिलसिले में और बात के यानी फ्यूचर प्लानिंग के सिलसिले में? शुक्रिया। ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने आज स्टार्ट किया है विल्स एंड ट्रस्ट के हवाले से। उसमें ये देखना होगा हमें कि जो विल्स है वो ना कि सिर्फ टैक्स प्लानिंग के लिए ज़रूरी है, आपकी जो सक्सेशन प्लानिंग है, आपने अपनी अगली जनरेशन को अपने एसेट्स, लाइबिलिटी, जो प्रॉपर्टीज़ दे के जानी है, तो सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है कि आप अपनी विल लिखें। विल लिखेंगे तो आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक आप अपनी एसेट्स जो हैं वो नेक्स्ट जनरेशन को जितना जिसको देना चाहेंगे वो आप दे सकते हैं। अगर आपकी विल नहीं है तो आपकी रूल्स ऑफ इंटेसेसी अप्लाई होंगे, जिसमें फिर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी टेक्निकली कि आप किसको क्या मिलेगा। तो विल लिखना बहुत ज़रूरी है। और आज का ख़ास तौर पर जो पेंडेमिक का अनफॉर्चुनेटली सिलसिला हुआ है, उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप सीवियरली इल हों तो फिर ही आप लिखें, आपको विल जो है लिखनी चाहिए। और दूसरा, इसके हवाले से मैं ये बताना चाहता हूँ कि विल आपने बताया जैसे टैक्स प्लानिंग के हवाले से, टैक्स प्लानिंग भी इससे हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि विल हर आदमी लिखे। एवरी ओवर 18 पर्सन मस्ट राइट अ विल। अभी एक सर्वे आया है दिसंबर में, जिसमें IRN का सर्वे है, जिसमें उन्होंने बताया कि अबाउट 65% पीपल इन दिस कंट्री डू नॉट हैव विल। अच्छा। और जो एशियन कम्युनिटी है, अनफॉर्चुनेटली उसकी परसेंटेज बहुत हाई है। अच्छा। तकरीबन 90-95% है कि उन्होंने विल नहीं लिखी हुई अपनी। तो हमारी कम्युनिटी को भी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हिस्सा लेना चाहिए, अपनी विल लिखनी चाहिए। आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, एसेट्स हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को दे सकते हैं। इसके साथ साथ टैक्स प्लानिंग भी हो सकती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक आम तासुर जो अपनी कम्युनिटी के हवाले से भी आपने बताया कि 90% से ज़्यादा लोग हैं जो अपनी विल्स या वसीयत नहीं लिखते। तासुर ये है कि चाहे वो इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, श्रीलंकन हो या किसी और एशियाई मुल्क से उनका ताल्लुक, लोग सोचते हैं कि जब हम करीबुल मर्ग होंगे, मरने के करीब होंगे या बहुत बूढ़े हो जाएंगे तो फिर ये वसीयत वगैरह जो है फिर इसकी ज़रूरत पेश आएगी, आखिरी उम्र में जाके लिखनी चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई आखिरी उम्र में लिखनी चाहिए या इसको थोड़ा सा आप क्या समझते हैं, वजह क्या हमारी एशियन कम्युनिटी इस तरफ क्यों नहीं आती, हालांकि ये सरासर उनके फ़ायदे की बात है? मेरा ख्याल है कि अनफॉर्चुनेटली अनअवेयर हैं लोग। अच्छा। अवेयरनेस नहीं है बहुत ज़्यादा, ये ज़्यादा वजह है। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद एक ये भी है कि लोगों को अवेयरनेस है। और हमारी पिछली सीरीज़ में हमने अवेयरनेस पैदा की है और अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक। ये ज़रूरी है कि आप अगर गुड टाइम में अपनी विल लिखेंगे, अगर आपको कोई टैक्स प्लानिंग की भी ज़रूरत है तो आपके लिए गुड अपॉर्चुनिटी है। आपने सुना होगा कि 7 ईयर रूल है। ठीक ठीक। 7 ईयर रूल अगर स्टार्ट होना है और आप अपनी फाइनल डेज में विल लिख रहे हैं तो प्लानिंग भी नहीं हो सकती। अच्छा। अगर आपके पास फ़र्ज़ करें एसेट इतने हैं कि आप एवरी 7 ईयर के बाद सर्टन अमाउंट ऑफ एसेट अपनी नेक्स्ट जनरेशन को देते रहें, वो जो टैक्स फ्री होंगे, ठीक ठीक, आने वाले चंद मिनट्स में हम उस पर डिस्कस करेंगे, तो वो एवरी 7 ईयर के बाद आप अपने टैक्सेस को सेव करते जाएंगे। तो ये भी फ़ायदा है कि अर्ली विल लिखनी चाहिए रादर दैन इन फाइनल डेज। अच्छा, इस सिलसिले में एक और बात आपसे पूछनी है कि आम तौर पे लोग ये समझते हैं कि विल जो है ये ऐसे ही है कि मैंने अपना कुछ बयान दिया कि जी मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो एसेट्स हैं, मेरी जो चीज़ें हैं, ये मेरे मरने के बाद फ़लाँ फ़लाँ को दे दी जाएँ।
कुछ लोग अपनी ही एक टाइप करके और उस पर अपने दस्तखत करके रख लेते हैं कि ये मेरी विल है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि किसी बड़ी स्टेशनरी शॉप पे गए या पोस्ट ऑफिस गए, वहाँ से कुछ छपे छपाए फॉर्म मिलते हैं, वो भर के अपने पास रख लिए कि भाई ये हमारी विल है। और इस नौइयत की जो विल है, क्या आप समझते हैं कि ये इसमें कोई कानूनी मसाइल नहीं हैं, ये वैलिड विल है, या विल लिखवाने के लिए किसी प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए, किसी ऐसे क्वालिफाइड बंदे के पास जाना चाहिए कि जो प्रॉपर तरीके से विल लिखे और उसमें कोई कमी बेशी ना हो, कल को कहीं कोई उसको कानूनी तौर पे चैलेंज करना पड़े तो पता चले कि ये विल अपनी तमाम ज़रूरतों को पूरा कर रही है और ये वैलिड विल है। हाँ, इस सिलसिले में जो रूल ये है कि आप अपनी विल खुद लिख सकते हैं, ठीक, लेकिन शर्त यह है कि जो 1837 विल एक्ट है उसका सेक्शन 9 है, आप गूगल करके देख लें। अच्छा, उसमें 3 शर्तें हैं कि आप उसके वैलिडली साइन हों, 2 इंडिपेंडेंट विटनेस हों, और आपके बेनिफिशरी जो हैं वो जनरली विटनेस नहीं होने चाहिए। अच्छा, मसला आपका बेटा बेटी जिसको आप दे रहे हैं वो अगर वही विटनेस हो गए तो उनका अपना जो गिफ्ट होगा वो इनवैलिड हो जाएगा, विल वैलिड होगी। तो अपनी विल लिखी जा सकती। 5% पीपल जितनी विल लिखी गई हैं ऑन एवरेज यूके में 5% विल ऐसी हैं जो लोगों ने खुद लिखी हुई हैं। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली जब हमने स्टडी की है बहुत सारे लोगों की विल्स, उसने कोई ना कोई ऐसी चीज़ रह जाती है जिसकी वजह से वो विल या तो इनवैलिड है या वो पार्शल एसेट्स को डिस्पोज ऑफ कर रही है। अच्छा, तो लिहाजा मैं रिक्वेस्ट करूँगा सब सुनने वालों को जो विल बनाना चाहते हैं कि वो अपनी विल किसी प्रोफेशनल से लिखवाएं। आजकल बहुत महंगी विल नहीं लिखी जाती, ठीक है। सादा विल जो है बहुत सस्ती है, वो आप लिखवाएं और उससे ये श्योरिटी होगी कि वो विल वैलिड होगी जब ज़रूरत होगी। तो बहुत सारे लोग हैं वो किसी सोलिसिटर के पास चले जाते हैं, वो एक बनी हुई विल है उसमें आपका नाम हटा के मेरा नाम डाल दिया और वो उन्होंने विल दे दी। क्योंकि आपके मेरे सर्कमस्टांसेस और आपके मेरे हालात मुख्तलिफ हैं तो ज़ाहिर है उसकी विल भी मुख्तलिफ होगी। तो इस तरह जब ये विल लिखी जाती है जिसमें सारी ये ज़रूरतें पूरी नहीं होती, इसी तरह से लोग आपके पास भी बहुत सारी विल्स लेके आते होंगे कि यार हमने कहीं ये विल लिखवाई थी या लिखी थी खुद, इसको चेक कर लें। पिछले प्रोग्रामों के जो सिलसिले में आपने तो एक ऑफ़र भी की थी कि आप फ्री रिव्यू करेंगे, क्या ये ऑफ़र अब भी मौजूद है? और जब लोग आपके पास रिव्यू के लिए आते हैं तो आमतौर पे उसमें किस किस्म की ख़राबियाँ हैं, किस किस्म की कमी जो है वो आप देखते हैं? हाँ, जो कॉपी पेस्ट विल्स हैं जैसे आपने जिक्र किया, किसी की लेके उसको आपने बना लिया, लेकिन उससे वो चीज़ें सारी आपकी जो विशेज़ हैं ज़ाहिर है वो पूरी नहीं होती। तो आपको चाहिए कि आप फ्रेश अपनी विल लिखें, जो आपके लिखने वाला फ्रेश विल ही लिखेगा। दूसरा, जो किसी ने विल लिखवा रखी है तो मैं समझता हूँ कि एवरी 5 ईयर्स उनको रिव्यू करना चाहिए। बहुत सारे रूल पिछले 5 साल में बदले हैं, जैसे इनहेरिटेंस टैक्स रूल बदले हैं। तो जो भी अपनी विल दिखाना चाहें हम फ्री ऑफ चार्ज उसको रिव्यू कर सकते हैं। वो अपना ईमेल हमारा एड्रेस है तो उसके ऊपर भेजें, हम फ्री ऑफ चार्ज रिव्यू करके उनको बता सकते हैं कि वो वैलिड है या उसको अपडेट करने की ज़रूरत है। तो ये ऑफ़र अब भी मौजूद है। अच्छा, कई लोग ऐसे हैं जो मालूम नहीं क्वालिफाइड हैं या नहीं हैं, वो विल बनाने के या विल लिखने के खासी भारी रकम जो है वो फ़ीस के तौर पे लेते हैं। आमतौर पे एक विल जो है नॉर्मल आदमी की विल कितने की बन जाती है? ये फ़ी वेरी करती है, डिपेंड करता है कितनी कॉम्प्लेक्स विल है। ये हज़ारों में है या सैकड़ों में है? सैकड़ों में है। अच्छा, और कितनी कॉम्प्लेक्स विल है आपकी, आम मार्केट में तकरीबन 150 से 200, 295, 300 तक विल वन सिंगल। अगर मिरर विल है तो उसको थोड़ी सी इसके ज़्यादा लगा लें, 300-400 पाउंड या 500 तक हो जानी चाहिए। इससे ज़्यादा जो है उसमें फिर ट्रस्ट शामिल करें या कुछ और चीज़ शामिल करें तो फिर लिटिल कॉम्प्लेक्स विल के लिए थोड़ी सी महंगी हो। लेकिन ये बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होनी चाहिए कि उसमें 3-4 हज़ार पाउंड आपके लग जाएँ सिर्फ विल के अंदर, तो इतनी फ़ीस नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अभी आपने ट्रस्ट का जिक्र किया, मुझे याद है कि पिछली सीरीज़ में हमने बड़ी तफसील से विल्स एंड ट्रस्ट के आपस के ताल्लुक़ के बारे में बात की थी। जहाँ विल की बात होती है वहाँ ट्रस्ट की बात भी होती है। बहुत सारे लोग हैं, कोई विल लिखवाने गया उसका ट्रस्ट बना दिया, तो बंदा कहता है मैं तो विल लिखवाने आया था, ट्रस्ट की पता नहीं उसको ज़रूरत होती है नहीं होती, लेकिन जो उसका ट्रस्ट बनाने वाला वो बताते। तो ये जो विल और ट्रस्ट जो है इनका आपस में क्या ताल्लुक़ है और क्या हर विल के लिए ट्रस्ट की ज़रूरत है? अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर मुझे 2 मिनट दें, इजाज़त दें, तो मैं आपको बताऊं ट्रस्ट किस टाइम पर क्रिएट किया जा सकता है। ठीक। और ट्रस्ट बनाने के क्या फ़ायदे हैं या नुकसानात।
सबसे पहले ये है कि ट्रस्ट आप जो है, फ़र्ज़ करें मैं मिसाल ले लेता हूँ डिस्क्रेशनरी ट्रस्ट की, वो आजकल पॉपुलर ट्रस्ट है, आप अपनी लाइफ टाइम में भी उसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक। उसके कई नाम रखे हुए हैं, जैसे पायलट ट्रस्ट है, आप सिर्फ 10 पाउंड उसमें ऐड करके पायलट ट्रस्ट बना सकते हैं। ठीक। उसके अलावा आप अपनी अगर लाइफ टाइम में नहीं तो अपनी विल के अंदर डिस्क्रेशनरी ट्रस्ट आप बना सकते हैं। प्रोटेक्शन ट्रस्ट भी उसको बोलते हैं, कोई लिविंग ट्रस्ट बोलते हैं, लेकिन सादा ज़बान में ये है कि विल के अंदर विल डिस्क्रेशनरी ट्रस्ट आप बना सकते हैं। ठीक। दोनों हालतों में आप ट्रस्ट बना सकते हैं। उसके नुकसानात फ़ायदे ये हैं कि फ़र्ज़ करें प्रोटेक्शन के लिए आपने बनाया, ज़रूरी नहीं है कि हर ट्रस्ट जो है टैक्स प्लानिंग के लिए हो। अच्छा। फ़र्ज़ करें अगर केयर फ़ी के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसी मार्केट में अवेलेबल हैं कि लोग ट्रस्ट बनाते हैं, उसके लिए बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। एक डिलिबरेट डेप्रिवेशन के रूल हैं जिसके मुताबिक उन ट्रस्ट को सेटिसाइड किया जा सकता है कि अगर आपने केयर फ़ी को डिफ़ीट करने के लिए सिर्फ ट्रस्ट बनाया है, ठीक। उसके लिए बहुत केयरफुल होना चाहिए। और उसमें टैक्स प्लानिंग के मामला भी हैं। मैरिज ब्रेक डाउन अगर आपने विल के अंदर एक ट्रस्ट बनाया ठीक। जिसमें प्रॉपर्टीज़ रखी हैं अपने बच्चों के लिए, वो उनको बड़ी प्रोटेक्शन मिलेगी। अगर बच्चों की डिवोर्स हो जाती है आगे जाके तो उनकी सेटलमेंट का हिस्सा नहीं होगी, या बच्चे बैंकरप्ट हो जाते हैं तो उनके सेट, ये बहुत सारे पॉजिटिव फ़ायदे भी हैं इसके। अच्छा। अब आपने पूछा कि विल्स और ट्रस्ट में क्या ताल्लुक़ है, तो ये जैसे मैं जिक्र किया कि आप विल के अंदर भी ट्रस्ट लिख सकते हैं। ठीक। ठीक। जो लाइफ टाइम में आपने ट्रस्ट बनाया था, फ़र्ज़ करें डिस्क्रेशन ट्रस्ट बनाया था, फ़र्ज़ करें आपने उसमें कैश 200,000 पाउंड रख दिए, अच्छा। आपने ओवर 18 बच्चों के लिए या ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए, अब वही ट्रस्ट जो है आप विल के अंदर भी लिख सकते हैं कि माई सच ट्रस्ट विच आई क्रिएटेड माई रिमेनिंग प्रॉपर्टी एट माई डेथ विल गो इनटू दैट ट्रस्ट। ठीक है। और उसका 10 ईयर्स के बाद 6% चार्ज भी है उसके ऊपर। लेकिन अगर उसकी अमाउंट टोटल जो है 325,000 से कम हो, जो आपने जब सेटल की लाइफ टाइम में या डेथ के ऊपर, अगर उसकी ये अमाउंट उससे कम हो तो 10 ईयर चार्ज भी हो सकता है कि ना लगे। अच्छा। अच्छा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नॉन प्रोफेशनल हैं और उन्होंने बिला ज़रूरत ट्रस्ट बना दिए हैं। यानी किसी का एक घर है, मेन हाउस है, उस वो विल लिखवाने के लिए गया तो उसने कहा नहीं जिसको ट्रस्ट बना दें या ट्रस्ट में डाल दें। इसमें क्या मसला है? वो अपनी फ़ीस खरी करने के लिए ऐसा कर रहे होते हैं या इसमें कोई और फ़ायदा है? हाँ, ये हमने बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, इसको मिस सेलिंग में समझता हूँ। अच्छा। कि ट्रस्ट बनाने वालों ने, हमने पास प्रोग्राम में भी कहा कि हर आदमी को कहा कि अपनी विल बनाएं, उसमें ट्रस्ट लिखें, लिविंग ट्रस्ट लिखें। और उनसे ये उन्होंने किया कि हमारे पास बहुत लोग आए हैं, उन्होंने बताया कि जनाब हमसे फ़ी भी एडवांस में ले ली। अच्छा। सब फ़ी एडवांस ले ली। अभी कल ही एक केस हमारे पास आया, किसी ने कहा कि हमें कहा गया कि जनाब आप अपना ट्रस्ट बनाएं, विल बनाएं, ट्रस्ट बनाएं, लाइफ टाइम में अपनी मेन प्रॉपर्टी डालें, फिर बाकी बाई टू लेट प्रॉपर्टी डालें, इवन उनका बिजनेस था वो भी डाल दें। कोई टैक्स की एडवाइस वहाँ नहीं दी गई। जब आप ट्रस्ट के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी या कैश डालते हैं लाइफ टाइम में, अगर उसकी अमाउंट 325,000 पाउंड से ज़्यादा है, डज नॉट मैटर मेन हाउस है, बाई टू लेट प्रॉपर्टी या कुछ है, ठीक, तो उसके एनीथिंग अबव 325,000, अगर एक आदमी के लिए, मियाँ बीवी है तो 650 तक, उससे ऊपर इवन 1 पाउंड भी है तो उसके ऊपर लाइफ टाइम इनहेरिटेंस टैक्स आपको लगेगा विच इज़ 20%। अच्छा। वो भी पे नहीं किया गया और लोगों से पैसे अमाउंट सबसे पहले ले ली गई। जब लोगों ने दिखाया कि जनाब साहब ये गलत बना था तो उनको मनी भी रिटर्न नहीं की गई। हमने ये देखा है, मिस सेलिंग है। तो लिहाजा मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो भी जिन लोगों ने ट्रस्ट बनाए हुए हैं वो उनको रिव्यू कर लें, क्योंकि वो अगर मेन हाउस है और उसमें उन्होंने ट्रस्ट में डाल दिया था और वो उसमें रह भी रहे हैं, तो लिहाजा गिफ्ट विद रिजर्वेशन जो सेक्शन 1 और 2 है, अच्छा, वो एंटी वाइडेंस के अंदर आएगा और उसमें आपकी वफात के ऊपर वो जो प्रॉपर्टी ट्रस्ट में भी थी, इट विल बी स्टिल पार्ट ऑफ योर स्टेट टू पे 40% टैक्स। अच्छा। तो वो चूँकि रूल बदल गए थे 2017 में, 6 अप्रैल 2017 में आपके जो नए अलाउंसेस आए थे, जैसे 175,000 पाउंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिले थे हर किसी को। 325,000 के बाद
175,000 पर पर्सन अलाउंसेस मिले थे। अगर आपकी मेन प्रॉपर्टी ट्रस्ट के अंदर है जो आपने आगे अपने बच्चों को देनी थी, तो वो आपको अलाउंसेस नहीं मिलेंगे। तो लिहाजा आइदर वो अगर विल के अंदर भी ट्रस्ट बना हुआ था पहले, अच्छा, उसको रिव्यू करें, किसी प्रोफेशनल्स के पास जाएं, वो रिव्यू करेगा, उसको आप रिवाइज कर लें विल को। अच्छा, और उसमें ऑप्शन है, आप स्पेशल क्लॉज डाल के 175,000 पाउंड ले भी सकते हैं विल में, और फिर वो ट्रस्ट भी इसमें रह सकता है। अच्छा। जिसको रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आपने लाइफ टाइम में बनाया हुआ है और अपने मेन प्रॉपर्टी उसमें डाली हुई है, तो आप उसको रिवाइज करें। हो सकता है डिसमेंटल करना पड़े, ठीक, और डिसमेंटल के टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। अच्छा, यू रादर फेस दोज कॉन्सिक्वेंसेज नाउ, या इसके बाद आपकी वफात के बाद आपके बच्चों को कॉन्सिक्वेंसेज वो फेस करने पड़े, वो ज़्यादा ख़तरनाक होगा। तो अभी से उसको करना चाहिए। तो इस सिलसिले में जो प्रोटेक्शन है वो बेस्ट प्रोटेक्शन क्या है जो अवेलेबल है? उनकी प्रॉपर्टी है 1 मिलियन पाउंड, और वो विल के अंदर एक ट्रस्ट बना लें, और वो 1 मिलियन पाउंड की प्रॉपर्टी अपने बच्चों को छोड़ जाएं। अगर उनके बच्चे बाद में उनको कोई मसाइल हों, जैसे बैंक्रप्सी का या मैरिज का, तो उनको उसके अंदर प्रोटेक्शन मिल सकती है। बिल्कुल ठीक। प्रोग्राम ट्रस्ट एंड टैक्स विद खालिद महमूद में वक्फे के बाद हाजिर खिदमत होंगे, तो आपके टेलीफोन कॉल्स भी लेंगे, और ये जो आज हम बात कर रहे हैं विल्स के हवाले से, ट्रस्ट के हवाले से, इसको भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। हम ट्रस्ट एंड टैक्स विद खालिद महमूद के साथ फिर से हाजिर खिदमत हैं। आज हम बात कर रहे हैं विल्स और ट्रस्ट की। विल्स जो है इसको लिखते वक्त किन किन बातों का ख्याल करना चाहिए, और विल की हमारे टैक्स प्लानिंग के मामलात में क्या अहमियत है और इसकी क्या अफादियत या फ़ायदा है, और इस सिलसिले में जो ट्रस्ट है इसके बनाने की ज़रूरत कब और किस मरहले पे पेश आती है। अब मज़ीद बातचीत भी करेंगे खालिद महमूद साहब, जो कि हमारे माहिर चार्टर्ड टैक्स एडवाइज़र हैं और अपने शोबे के क्वालिफाइड प्रोफेशनल हैं। हमेशा आपको बड़े अच्छे अच्छे मशवरे देते हैं और आपको मुफीद मालूमात फराहम करते हैं। There's a lot of mis-selling going on, that once you transfer the properties into company, then you form a trust for your children. Is usually employee beneficial ownership trust. That is actually legislation they're quoting, but why I'm saying that trust will not be suitable, not be eligible for this IH inheritance tax relief, because the company has to be a trading company. Property companies are not trading companies. That trust will not work. Unfortunately, this is a misrepresentation and mis-selling. Kindly, you need to go to some professional who will advise you properly. Otherwise, there are a lot of pitfalls you may fall in, and you may not save those taxes which you are looking to save. बिल्कुल ठीक। Next caller. Hello. Who is there? Hello. Who is next caller? Hello. Hello. Yeah. Who is there? Hannah. Hannah. What's your question? If you do a transfer of equity at £0 consideration, do you have to pay capital gains tax? Okay. जी खालिद साहब। If the question is if you transfer equity, जी। then whether you have to pay capital gain tax. If you take out money from the company, from the property, my apology, say for example your property is worth £300,000 and you take equity out, i.e. you take a loan, say £100,000, there's no capital gain tax is due on that equity release. It's a simple loan you're taking against the property. Is not capital transaction as such for capital gain tax purposes, so there is no capital gain taxes due on that. बिल्कुल ठीक। अगली कॉल देखते हैं जी किसकी है। हेलो हेलो हेलो। हमारी गुजारिश है कि जब भी आप फ़ोन पे बात करें, कोशिश करें कि अपने टेलीविज़न की आवाज़ कम कर दें, उससे आपको आसानी रहेगी हमसे बातचीत करने में। थैंक यू। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और क्या पूछना चाहेंगे? सिद्दीकी, एंड आई लाइक टू आस्क हिम। उन्होंने कहा सादा विल है, सादा विल, व्हाट इज इट? सादा मींस हाउ, व्हाट इज इट? सादा will is simple will. No, when he said sada will,
Sada means he was talking about he was talking about simple will, just ordinary will. Simple and complicated. What's the difference? No, Yes. he will explain it to you. Yeah. Okay, when I said simple will mean when you have assets and monies and all, and you want these to go to a certain people, and simple will is that. When is a complex will where you got number of things and you want to give it to people via trust, or you would like to do specific clauses in there when they cannot use those assets within that trust, and you need more professional advice. So ordinary will writer may not be able to do those trust within the wills unless they are a tax specialist or qualified lawyer. Many lawyers are doing it, these complex will, and you got number of assets, and you got business, you got other interests. So therefore, it's not very simple matter doing simple will. So that's what I meant. बिल्कुल ठीक. अगली कॉल देखते हैं जी किसकी है. हेलो. कुछ लोग खालिद साहब सवाल भी छोड़ते जा रहे हैं. मैं उनके जो सवाल मुख्तसर तरीन हैं वो मैं लिखता जा रहा हूँ साथ साथ, वो भी हम करेंगे. लेकिन टेलीफोन कॉल्स में कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं उनकी टेलीफोन कॉल्स ले ली जाएँ. हेलो. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी. कौन और क्या पूछना चाहेंगे? मैं नाम सिद्दीकी, और मैं ये पूछ रहा था, जो हमारी 2 छोटा बच्चा है और मैं और माय वाइफ, and we have a one house. What sort of wills I have to write? आपका 2 बच्चे हैं, बेगम है, और आपका एक घर है. एक घर है. तो आप कौन सी विल लिखवाना, यानी आप पूछ रहे हैं कि कौन सी विल लिखवाना मुनासिब है? हाँ, मुनासिब कौन सी विल लिखना? ठीक है जी खालिद साहब. जैसे अभी सिद्दीकी साहब को हमने बताया कि इनकी बिल्कुल सिंपल विल इनको लिखने की ज़रूरत है, कॉम्प्लेक्स विल की ज़रूरत नहीं. अगर ये चाहते हैं कि बच्चों को प्रोटेक्शन देनी है, ठीक, और इसके अंदर विल के अंदर एक डिस्क्रेशनरी ट्रस्ट भी बना सकते हैं. ठीक. अगेन इट्स नॉट टू कॉम्प्लेक्स विल, but that's the one I was talking about earlier on. So if you would like to do basic will with the trust, so that will give protection in the future for that house for the kids. बिल्कुल ठीक. अगली कॉल देखते हैं जी किसकी है. हेलो. हेलो. हेलो जी, कौन और क्या पूछना चाहेंगे? अच्छा जी, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि ये प्रॉपर्टी जी कुछ बताइए जी. फिर दोहराइए अपना सवाल, हम सुन रहे हैं. कैन यू सॉरी, मैं रिपीट करूँ? जी, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन प्लीज? यस. आई वांट टू नो अबाउट द प्रॉपर्टी फ्रैगमेंटेशन ट्रस्ट. ये क्या होता है? अच्छा. Which trust? और ये प्रॉपर्टी फ्रेंडली ट्रस्ट हूँ अपना इनहेरिटेंस टैक्स घटाने के लिए. यानी फिर कौन सा ट्रस्ट आपने कहा, फिर जरा दोहराएंगे? ये प्रॉपर्टी फ्रैगमेंटेशन ट्रस्ट. जी शुक्रिया. ये नाम शायद आपने कहीं से लिया. जनरली अगर आप प्रोटेक्शन करना चाहते हैं तो डिस्क्रेशनरी ट्रस्ट आमतौर पर आजकल लिखा जाता है. सिंस मार्च 2006 से बाकी बहुत सारे ट्रस्ट जो हैं उनको अमेलगमेट करके तकरीबन एक ही ट्रस्ट जनरली रह गया है जो इस्तेमाल होता है, डिस्क्रेशनरी ट्रस्ट. उसको आप अपनी प्रॉपर्टी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं एडवाइस करूंगा, अगर आपकी मेन प्रॉपर्टी को आप उस ट्रस्ट में डालना चाहते हैं लाइफ टाइम में तो बिल्कुल ना डालिएगा. अगर उसकी डिपेंड उसका वैल्यू क्या है, आप ऐसा करें, आप सिंपल सादा विल लिखें अपनी, और विल के अंदर आप डिस्क्रेशनरी ट्रस्ट लिख सकते हैं. वो कोई बहुत एक्सपेंसिव एक्सरसाइज नहीं है. उसके फ़ायदे जैसे मैं पहले जिक्र किया कि उसमें बच्चों के लिए प्रोटेक्शन है आगे जाके 125 ईयर्स के लिए. इसको ब्लड लाइन ट्रस्ट भी बोलते हैं. तो वो आप किसी प्रोफेशनल के पास जाएं, वो आपको बेहतरीन उसमें एडवाइस दे सकते हैं. बिल्कुल ठीक. अगली कॉल देखते हैं जी किसकी है. हेलो. हेलो. टेलीविज़न की आवाज़ कम करके बात कीजिए जी. कौन क्या पूछना चाहेंगे? हाँ जी. हेलो. जी. हाँ जी, मैं पूछना चाहता हूँ मैंने प्रॉपर्टी बाय की थी 2018 में, 2 बेडरूम फ्लैट है ना जी. तो उस टाइम वो जो प्रॉपर्टी थी
वो थी मतलब 3 बेडरूम हाउस था किसी ने, तो उसने काउंसिल से कंप्लीट वो लेके परमिशन लेके 2 फ्लैट बना दिए थे। ठीक। तो मैंने वो प्रॉपर्टी बाय कर ली 990 लाइक नियरली 1000 ईयर की ना लीज पे। ठीक। तो लेकिन उस अभी 2018 से लेके अब तक मेरा मतलब कोई मतलब पेपर वर्क नहीं है। मैंने सॉलिसिटर से बात की बहुत बारी, लेकिन उसने भी कोई वो नहीं दिया। लेकिन अभी हमें जो लेटर मिलने स्टार्ट हुए हैं वो किसी और के नाम पे हुए हैं, वो किसी ने किसी और को बेच दी है ना प्रॉपर्टी। वो मैं मॉर्गेज भर रहा हूँ, उसका सारा कुछ कर रहा हूँ, लेकिन उसका मुझे अभी पता नहीं क्या सॉलिसिटर बोल रहा है कि डोंट वरी मैं आपका सॉल्व कर दूंगा। लेकिन हम लोग कंफ्यूजन में है कि अब क्या हो सकता है, किसी को और मेरे नाम पे लीज भी नहीं है, मेरे नाम पे कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ मॉर्गेज भर रहा हूँ 2-2.5 साल से इस प्रॉपर्टी की। और जी खालिद साहब, किनसे रब्ता करना चाहिए? नहीं वैसे हमसे मुतालिक सवाल नहीं है, आप क्या एडवाइस नहीं, लेकिन आप मुझसे बेहतर जानते हैं, तो किन्हें किससे रुजू करना चाहिए? अनफॉर्चुनेटली हम इस चीज़ के एक्सपर्ट नहीं हैं। आप किसी काबिल लॉयर से बात करें, वो आपको मुनासिब तरीके से बता सकेंगे। बिल्कुल ठीक। अगली कॉल देखते हैं जी, किसकी है? हेलो हेलो जी, कौन और क्या पूछना चाहते हैं? हाँ, मेरा नाम सतीश है। जी जी। I've got a question for Khalid Mahmood. Yeah, you can ask. Basically, we bought a property in 4 individual names about 6 years ago. Okay. And so we formed a partnership. So we're filing partnership accounts. Because I heard the last program where can you add your wife's name onto the individuals? Like there's only 4 of us. Can we have our wife's name in there without any capital gains tax? Okay. जी खालिद साहब। Yes, thank you. You mentioned you bought property in 4 people's name. Partnership, and yeah. that is technically, if you buy property in joint name, is not a partnership. Even though you think this is partnership, HMRC rules are very clear that it's not a partnership. Partnership is a slightly different mechanics. Assuming that property was purchased by 4 people as a joint owners, that's the first clarification. Secondly, if those people they would like to put their wives in that joint ownership, they perfectly can do so, and there will be no capital gain tax consequences of putting your wife names in there. For example, you got 25% share each, and you're giving your 25%, half of that to your wife. There's a transfer between husband and wife. There's no capital gain at all. It is no gain, no loss transfer, unless there's a loan and the mortgage is outstanding on the property. If that's the case, then only the value of the loan you're transferring to your wife also, and you need lender consent, and also there may be a stamp duty implication as well. There may be small amount of stamp duty due. Ordinary stamp duty up to 31st March 2021 is not due up to £500,000. If your wife has got another property or another interest in land, then there will be additional 3% stamp duty is due. I think you need to consult some lawyer who can advise on stamp duty matter if there is a loan outstanding. Otherwise, there is no capital gain tax. बिल्कुल ठीक। बहुत सारे लोग इस वक्त टेलीफोन लाइन पे होल्ड किए हुए हैं। उनसे गुजारिश ये है कि जब हमसे बात करें तो अपने टेलीविज़न की आवाज़ बहुत कम कर दें या आवाज़ बंद कर दें, फिर आपको आसानी रहेगी हमसे बात करने में। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपना सवाल लिख लें, जितना छोटा और मुख्तसर सवाल होगा उतना ही खालिद साहब को बड़ी आसानी होगी आपके सवाल का जवाब देने में। बहुत सारे लोग हैं जो होल्ड किए हुए हैं, उनसे माजरत कि उनको थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा। पिछली बार भी हमने प्रोग्राम के बाद भी खालिद साहब को ज़बरदस्ती यहाँ बिठाया और बहुत देर तक ये लोगों के ऑफ एयर सवालों के जवाब देते रहे। तो आपसे गुजारिश है कि दूसरे लोगों का टाइम जो है वो भी कीमती है, जिस तरह से आपका टाइम कीमती है। छोटा सवाल करें ताकि खालिद साहब उसका तसल्ली बख्श और बड़ा जामे जवाब दे सकें। तो आपसे गुजारिश है कि थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। प्रोग्राम ट्रस्ट एंड टैक्स जारी रहेगा और हम आएंगे एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा।
प्रोग्राम ट्रस्ट एंड टैक्स विद खालिद महमूद के साथ फिर से हाजिर खिदमत हैं। आज हम बात कर रहे हैं विल्स और ट्रस्ट की कि किस मरहले पे जो है ट्रस्ट की ज़रूरत पेश आती है और टैक्स प्लानिंग के मामलात के अंदर विल्स किस हद तक ज़रूरी है। खालिद साहब ने प्रोग्राम के पहले हिस्से में बड़ी तफसील के साथ आप उसका जवाब दिया और अब हम कोशिश करेंगे कि इस हिस्से में ज़्यादा से ज़्यादा टेलीफोन कॉल्स को शामिल करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं होल्ड किए हुए हैं और वो आमतौर पर प्रोग्राम के बाद फिर शिकायत करते हैं, जी हमारे जो मेज़बान यानी मुझे शिकायत करते हैं कि जी मैंने उनके टेलीफोन कॉल्स नहीं ली। तो चलते हैं टेलीफोन कॉल्स की तरफ। हेलो, कौन है जी? हेलो, नेक्स्ट कॉलर कौन? हेलो जी, टेलीविज़न की आवाज़ कम करके बात करें प्लीज़। जी ओके जी, कौन क्या पूछना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, मेरा नाम नाहिद है और मैं सिविल मैटर पे बात कर सकती हूँ? जी जी जी, क्या सवाल क्या आपका? जी, मेरा सवाल ये है कि हम लोगों ने ये बिल्डर के ऊपर बात है लेकिन रिलेटेड मेरे होम के साथ है। जब हमने अपने एक्सटेंशन करवाई थी तो मेरे मियाँ ने एक घोड़े को हायर किया था। नहीं, ये हमारे माफ़ी चाहता हूँ नाहिद साहिबा, ये हमारे नहीं है, ये हम मुतालिक नहीं है। आपको इस सिलसिले में किसी सोलिसिटर से बात करनी चाहिए। अगली कॉल देखते हैं जी किसकी है। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन और क्या पूछना चाहेंगे? मेरा नाम साइमा है। मेरा सवाल ये है कि मेरे हस्बैंड की प्रॉपर्टी है, ये मॉर्गेज पे है और मैं कोई जॉब नहीं करती। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। खुदा न खास्ता मेरे हस्बैंड को कुछ हो जाता है तो क्या इसका मॉर्गेज मुझे पे करना पड़ेगा? उनके बाद मतलब ये मॉर्गेज मैं पे करूँगी? 2 बातें इस सिलसिले में आपको बताना ज़रूरी है। क्या आपके हस्बैंड ने लाइफ इंश्योरेंस ले रखी है, आपने ले रखी है, और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है? प्रॉपर्टी की वैल्यू ऑलमोस्ट 500,000 पाउंड है और मेरी कोई इंश्योरेंस नहीं है, मेरे हस्बैंड की इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस। जी खालिद साहब अब जवाब देंगे। हाँ जी, उसमें ये आम तौर पर ही होता है कि अगर प्रॉपर्टी आपके हस्बैंड के नाम पर है और खुदा न खास्ता उनको कुछ हो जाए तो मोर्गेज लेंडर आपको 12 मंथ जनरली देता है, जो नेक्स्ट ऑफ किन है कि वो आप उसकी मोर्गेज पे करें। तो अगर मोर्गेज पे ना कर सकें तो वो फिर 12 मंथ में प्रॉपर्टी को जनरली फोर्स सेल भी कर सकते हैं। ऑक्शन पे लगा देते हैं क्या? ऑक्शन पर भी लगा सकते हैं, फोर्स सेल हो सकती है। आप अगर उस वक्त अपनी मोर्गेज रेज करके वो अमाउंट उनको पे कर दें तो वो यू कैन कंटिन्यू। लेकिन उसमें ये है, जैसे फैज़ान साहब जिक्र किया, अगर आपके हस्बैंड अभी कोई लाइफ इंश्योरेंस ले लें, टर्म इंश्योरेंस ले लें, बहुत इनएक्सपेंसिव होती है, तो अगर ये हो तो फिर आपकी खुदा न खास्ता उनको अगर कुछ हो जाए तो लाइफ इंश्योरेंस के जो प्रोसीड आएंगे उसको इस्तेमाल करके जो लोन पे किया जा सकता है तो प्रॉपर्टी फ्री हो जाएगी, तो आपको ये मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। और साथ साथ मैं ये बताता चलूँ कि आपके पास अपनी विल भी होनी चाहिए। आपके हस्बैंड की आपकी मिरर विल बनाएं। खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल होती है तो फिर और थोड़े से मसाइल लीगल और भी हो जाएंगे, तो उनको अवॉइड करने के लिए आप अपनी विल बनाएं, उसमें एक क्लियरली बातें सारी लिखें। बिल्कुल ठीक। अगली कॉल देखते हैं जी किसकी है। हेलो हेलो जी, कौन और क्या पूछना चाहेंगे? हेलो जी। हाँ जी, मेरा सवाल है कि मेरे पास बाय टू लेट प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर कोई मॉर्गेज नहीं है। अच्छा। सो कैन आई ट्रांसफर द रेंटल इनकम टू माय वाइफ लाइक शी इज नॉट वर्किंग बाय वे ऑफ डीड ऑफ ट्रस्ट? जी खालिद साहब जवाब दीजिए। हाँ, इसका सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप ट्रस्ट के ज़रिए ना ट्रांसफ़र करो वाइफ को, आप वो प्रॉपर्टी आउटराइट उनको आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप लॉयर के पास बेसिक फॉर्म होता है वो कंप्लीट करें, और अगर 100% या 50% या 80% जितनी आप करना चाहें उनको आप गिफ्ट कर सकते हैं। गिफ्ट के ऊपर प्रॉपर्टी के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स और स्टैम्प ड्यूटी ज़ीरो है। अगर मोर्गेज नहीं है जैसे आपने जिक्र किया तो ये सबसे आसान तरीका। ट्रस्ट में ना जाएं, ट्रस्ट का आपको इस सिलसिले में कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उल्टा नुकसान होगा। ट्रस्ट के ऊपर 45% इनकम टैक्स है, फिर अगर वो वाइफ को जाएगा तो बिल्कुल उसका फ़ायदा नहीं। बिल्कुल ठीक। अगली कॉल देखते हैं जी किसकी है। हेलो जी, कौन और क्या पूछना चाहेंगे? हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम मेरा सलाम। नाम मिसेस मलिक है जी। मैं अपने घर की मॉर्गेज के बारे में पूछना चाहती हूँ। जब हम लोगों ने ये घर लिया था तो वो
सिर्फ इंटरेस्ट ओनली मॉर्गेज पे हमें किसी लैंडर ने लेके दिया था, और हमें बहुत देर के बाद पता चला, लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी है, सारी बात है। मेरी टर्म में सिर्फ 9 years रहते हैं, और मेरे हस्बैंड, मैं काम नहीं करती लेकिन सिर्फ मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। तो क्या खुदा ना खास्ता अगर हम दोनों में से किसी को कुछ हो जाता है तो वो मॉर्गेज हमें पे करनी पड़ेगी या कैसे वो होगा? और मैं इसको मतलब मैं अपना PPI क्लेम कर सकती हूँ कि नहीं? क्योंकि हमें नहीं पता था कि ट्रस्ट ओनली मॉर्गेज है, बहुत अरसे के बाद हमें पता चला, और अब हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो गया है। मेरे घर की वैल्यू 550,000 ठीक है। मेरा ख्याल है हमसे मुतालिक सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी खालिद साहब आपको बता सकते हैं कि आपको इस सिलसिले में किससे रब्ता करना चाहिए। जी शुक्रिया। ये सिचुएशन हमने पहले भी देखी है, तो आप इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइज़र से मशवरा लें। अगर आपको गलत मशवरा दिया गया था तो वो ही आपको गाइड कर सकते हैं कि उसकी क्या कंपनसेशन है। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं है तो लिहाजा आप किसी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइज़र से रब्ता करें, हम इस चीज़ के एक्सपर्ट नहीं हैं। बिल्कुल ठीक। अगली कॉल देखते हैं जी, किसकी है? हेलो जी, कौन और क्या पूछना चाहेंगे? हेलो जी भाईजान, जी क्या पूछना था? हेलो जी जी हम सुन रहे हैं जी भाईजान। अगर आप जो है लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो क्या उसके लिए ट्रस्ट फॉर्म करना चाहिए ताकि बच्चों को उसका आगे में फ्यूचर के अंदर में उसको बेनिफिट मिल सके? ठीक है, खालिद साहब जवाब देते हैं इसका। बहुत अच्छा सवाल है आपका, कईयों का और भी भला होगा कि आप जब लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो जनरली आप उसको लाइफ इंश्योरेंस कंपनी खुद उसको एक ट्रस्ट में ही डाल देती है। अगर नहीं डालती तो आप उनको कह सकते हैं कि इसके जो सेल प्रोसीड आएंगे तो वो एक ट्रस्ट में जाने चाहिए। वो ऑटोमेटिकली आजकल होता है, 95% 98% इंश्योरेंस कंपनीज का खुद ही ट्रस्ट बना देते हैं। तो लाजमी तौर पर ट्रस्ट में डालें। उसका फ़ायदा ये है कि अगर आपकी एस्टेट अबव सर्टन लेवल है, आपको इनहेरिटेंस टैक्स लगने का ख़तरा है, तो अगर ये ट्रस्ट के अंदर नहीं होंगे प्रोसीड तो इनके ऊपर भी 40% टैक्स लगेगा, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो लिहाजा अगर ट्रस्ट के अंदर होंगे तो इसके ऊपर 40% टैक्स नहीं लगेगा। ट्रस्टी जो है उसको मनी को इस्तेमाल करके या तो लोन पे कर सकते हैं या इनहेरिटेंस टैक्स पे कर सकते हैं, या फिर नेक्स्ट ऑफ कीन को वैसे अमाउंट वो मिल सकती है। बहुत शुक्रिया। अगली कॉल लेते हैं, देखते हैं जी नेक्स्ट कॉलर कौन है। हु इज़ नेक्स्ट? हेलो, हु इज़ नेक्स्ट कॉलर? जी कौन और क्या पूछना चाहेंगे? व्हाट्स योर क्वेश्चन? मैं चंद्रशेखर। Yeah, what is your मेरा नाम question? चंद्रशेखर है। Yeah. Because I want to put the money in the trust Mm-hmm. along with my wife and my 2 daughters. Mm-hmm. Would that be sufficient to avoid any taxation? Okay. जी खालिद साहब। If you are looking to put some money in a discretionary trust for your wife and 2 daughters, I would recommend that you need to take legal advice or proper professional advice. I can hardly hear you. If wife, proper advice from where? From some professional who is a chartered tax advisor or a qualified lawyer. Because reason I mentioned that if you're putting your wife in a trust, it's called settler interested trust. There's anti-avoidance. And secondly, if your daughters include are myself, my wife, and my 2 daughters, so there will be trust set up, then that will be enough to distribute the thing to my daughters. Okay. Yes, and if your daughters are over 18, then is a useful trust. Once you put the money in the trust, then after 7 years, that money will be outside your estate, and then you will probably will not pay inheritance tax on that money. Again, I would say if you can contact with CTA or some chartered tax advisor or some other professional who form trust and they practice trust, they will be able to advise you properly. So he can leave his number if he wants to take more information from you. Yeah. Okay, that's fine. Who is next caller? Hello. Hello. जी कौन और क्या पूछना चाहेंगे? Anita, I'd just like to ask a question that me and my husband don't have children, and I'm not earning.
And we fear that from my husband's side of the family, they can make claims in the future if something happens to my husband. What kind of a will should we make so that this problem does not arise, and whom to have as the executor so there are no problems in the future? Thank you. Okay, जी खालिद साहब. Yes, I think generally you need mirror will, and we mentioned earlier on, and mirror will, then you can, in the first, for example, demise, properties and everything goes to surviving spouse and without any tax. So at the death of second spouse in the future, then whoever you probably want this property or money goes to, then and go. But I think you should have a mirror will. Okay. Next caller. Hello. जी कौन और क्या पूछना चाहेंगे? Sorry? Who is next caller and what is your question? My question is, I've got a will, trust will from Africa. Can I use here now? जी. Okay. Generally, you need to have a UK will for UK assets. If you got outside UK, some other country like African wills, and if that is done, prepared for African assets or overseas assets, that will be valid for those assets. And perhaps for UK purposes, you need to have a UK will for UK assets. Thank you very much. I'm sorry for all those callers जिनके आज हम टेलीफोन कॉल्स नहीं ले सकेंगे, but best option is still there. You can leave your number, so Khalid साहब can answer all your questions after program. और अभी मुझे बताया जा रहा है बहुत सारे लोग टेलीफोन लाइन पे होल्ड भी किए हुए हैं. मैं उनसे माजरत चाहता हूं कि आपकी टेलीफोन कॉल्स हम मज़ीद नहीं ले सकेंगे क्योंकि प्रोग्राम ख़त्म होने की तरफ जा रहा है. हमारी स्क्रीन पे जो आपको ईमेल एड्रेस नज़र आ रहा है उस पर आप अपने सवाल या अपनी कोई इंफॉर्मेशन जो आप लेना चाहते हैं उसके लिए ईमेल कर सकते हैं हमें. और सोशल मीडिया पे जैसे मैंने बताया आप हमें देखते हैं, हमारे प्रोग्राम जो पुराने प्रोग्राम हैं उनको भी देखते हैं. खालिद महमूद CTA टाइप करें या हाइड डिज़ाइन को तो आपको सारी तफसील वहाँ मिल जाएगी. और हम कोशिश करेंगे कि आज का जो प्रोग्राम का मौजू है विल्स एंड ट्रस्ट, इसको अगले प्रोग्राम में भी जारी रखें. अब 2-3 प्रोग्राम में हम इस मौजू को डिस्कस करेंगे, आपके सवालात भी लेंगे और खालिद महमूद साहब मज़ीद तफसील बताएंगे अगले प्रोग्राम में हम किन किन मामलात पे बात करेंगे. बिल्कुल, अगले प्रोग्राम में हम ट्रस्ट और विल के साथ ब्लड लाइन जनरेशनल जो प्लानिंग है, जैसे मैं जिक्र किया था, विल के अंदर ट्रस्ट बनाएं और उसको 125 ईयर के लिए कैसे लेके जाया जा सकता है, उसके टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे अगले प्रोग्राम में. बिल्कुल ठीक. इसके साथ ही प्रोग्राम ट्रस्ट एंड टैक्स विद खालिद महमूद अपने अख्ताम को पहुंचता है. आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं, हमें फीडबैक देते हैं, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं. अब मुझे और खालिद महमूद को इजाज़त दीजिए. अल्लाह निगहबान.